मैं डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा था। तो ये मैंने लिस्ट बना ली है कुछ चीजों की, जो है ना मतलब डिटरमिनेंट्स को कुछ तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिए हैं पिछली वीडियो में। तो अब हम लोग बात कर रहे थे मिलिट्री कैपेबिलिटी की। अच्छा, मिलिट्री कैपेबिलिटी में ना जाहिर सी बात है, अगर आप इक्विपमेंट्स, आपके टैंक्स, आपकी मिलिट्री जो कैपेसिटी है, अगर वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो फॉरेन इंपोर्टेशन ऑफ आर्म्स, आर्सनल्स, एम्यूनिशंस, अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो हाउ कुड योर फॉरेन पॉलिसी बी इंडिपेंडेंट? इट्स अ मैटर ऑफ अफेक्ट। तो इसीलिए अगर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, जिसमें F-16 आपके एयरक्राफ्ट आ गए, आपके यॉर्ड्स आ गए, आपके फाइटर जेट्स आ गए, आपके मेरीन सबमेरीन आ गए, फ्लीट्स आ गए, आपके जितने भी मिलिट्री आर्सनल्स, अगर वो किसी और की इंपोर्टेशंस पे, किसी फॉरेन कंट्री के इंपोर्टेशंस पे अगर वो डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी, और ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन पॉलिसी विल बी स्क्रैच टूवर्ड्स डाउन सी। उसके बाद फिर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हैं जी। आपका कंट्री का साइज भी मैटर करता है कि आपके लोकेशन क्या है उसकी, ठीक है, उसकी जो है ना मतलब उसके रीजनल कंट्रीज क्या क्या है, उसके जो है ना मतलब ये चीजें जो है ना मतलब एक्सटर्नली और इररिलेवेंट भी कह सकते हो आप इनको, लेकिन दीज जो है ना मतलब थिंग्स जो है ना मतलब इनडायरेक्टली ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही देखा होगा कि अमेरिका ने हमें हमेशा अपनी साइज और हमेशा हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही हमें उन्होंने जियोग्राफिकल जो है ना, जो हमारी एक प्रेजेंस है ऑन द ग्लोबल टेरिटरी, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन बनता है, और उस रीजन का जो एक सराउंडिंग्स है, उनकी जो इंडियन ओशन की एक्सेस है, या उसके जो है सराउंडिंग में जो लैंड लॉक कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन जो कार्स कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स की कैपेसिटी है, या जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो इमीडिएट नेबरिंग लगता है, उसकी वजह से अमेरिका ने हमेशा 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 इसकी जियोग्राफी की वजह से हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। टेरिटरी की भी इसी हम प्रिज्म में इसको जो है ना मतलब डिफाइन करेंगे इस चीज को। और उसके बाद कल्चर आ जाता है कि आपका पॉलिटिकली कल्चर क्या है, यूर मुस्लिम्स, और आपका जो है ना मतलब वेस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, तो उस हिसाब से आप चीजों को करते हैं। आपकी पॉपुलेशन भी इस पे आ जाती है। अच्छा, रिलीजन भी जो है ना आपका इसमें बड़ा इफेक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी का। आपने देखा होगा कि ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, हमारे पास जो है ना मेनली मुस्लिम्स में अगर आपने देखे होंगे तो हमारे पास दो है, एक सुन्नी बरादरान है और एक अहले शिया बरादरान है। उनके अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, और हमारी एक हैंडसम अमाउंट में हमारे पास जो है ना अहले शिया की बरादरी है, और एक उससे भी ज्यादा हैंडसम अमाउंट में हमारे पास सुन्नी बरादरान है, जिनमें डिफरेंट सेक्ट्स आते हैं। तो हम दोनों कंट्री की तरफ टिल्ट करते हैं अपने आप को, तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इफेक्ट होती है। अलायंसेस में सीटो सेक्टो बायलैटरल म्यूचुअल भी आ जाती है, और जिस कंट्री के साथ हम मिलिट्री, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अलायंसेस बनती है, तो उनकी वजह से भी हमारे स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट्स और फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है न्यूक्लियर स्टेटस। अगर इफ योर कंट्री इज न्यूक्लियरली एम्पावर्ड, तो जो आपके रीजनल कंट्रीज हैं या रीजनल जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं, उनकी वजह से भी आपको काफी जो है ना फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है आपकी। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कंटिन्यूअसली एक एनकाउंटर होता रहता है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक बॉर्डर्स, सेक्रेटेरियन वायलेंस, मिलिटरीली नॉन मिलिटेंट एक्टिविस्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स, और डिफरेंट जो है इंक्लूडिंग कश्मीर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मतलब एक क्लियरली डिफेंस और डिफरेंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर पावर। तो जब दोनों ही न्यूक्लियर पावर है, तो वो एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं, अकॉर्डिंगली फ्रेम अप करते हैं, अकॉर्डिंगली जो है उस चीज को डेवलप करते हैं। तो लास्ट चीज है रीजनल राइवलरीज। अगर आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशंस बेहतर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी। ये चीज मैंने जो है ना अपनी तरफ से दरियाफ्त की। रीजनल राइवलरीज इज नॉट पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, बट ये मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लें, और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का एग्जाम्पल लें, ईरान और इजराइल का एग्जाम्पल लें, और इसी तरीके से मैक्सिको और यूएसए का एग्जाम्पल लें अगर आप, तो समहाउ ये चारों के चारों कंट्रीज आपस में इमीडिएट नेबर्स हैं।
लेकिन ये एक दूसरे की तरफ एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी का स्टांस इनका नहीं है। तो इट मींस कि रीजनल राइवलरीज भी एक पार्ट बन सकती है फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स का और फॉरेन पॉलिसी की इन्फ्लुएंशियल कैपेबिलिटी का डिटरमाइन करने में। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो इस वजह से हम लोग इसको आप देख लें। और अब मैं जो है ना एक थोड़ा सा समराइज करके ना आपको छोटी सी ना 70 सालों की 70 ईयर्स में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का जो स्टेटस रहा है, मैं वो आपको एक समरी में ना बताना चाहता हूँ, ताकि आपके पास जब मैं रिलेशनिंग करवाऊं डिफरेंट कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की, तो आपको ना थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग किस तरीके से 70 साल में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व कर चुके हैं। और यही जो है ना मतलब जो मैं एक समराइज अभी फॉर्म में करूंगा, यही जब मैं पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ, इमीडिएट नेबर्स के साथ, और उसके अलावा जो उसके यूएसए के साथ, एक ईरान के साथ, सऊदीया के साथ जो उसके अलायंस रही है 70 सालों में फॉरेन पॉलिसी की, या जो उनके रिलेशंस रही है, मैं उनको अलग अलग कंट्रीज में भी कवर करूंगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ये 70 सालों में अगर हम समराइज करके अगर वो पूछ लेता है कभी सवाल कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है 70 सालों में किस तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे किस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो वह उस जो है ना सिलसिले में जो है ना मतलब ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो उस सिलसिले में ये सवाल हल हो सकता है। मैं जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, ये 5-7 मिनट में ना मैं चीजें बस आपको हाईलाइट करके दे दूँ। तो 1947 से लेके 2025 या 2020 तक अगर हम कहें तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की हिस्टोरिकल अगर स्पेक्ट्रम में हम बात करें तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डेकेड अगर हम बात करें तो हमारे 1947 को लेके 1953 जो के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, दैट वाज नॉन अलाइड ईयर्स। हम शुरू के जो 7 ईयर्स रहे हैं वो किसी की कंट्री के अलायंस में नहीं रहे हैं। वी स्ट्रांगली एडवोकेटेड एंड इट वाज नन अदर देन द फाउंडिंग फादर Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Sahab. He advocated non-alliance policy with any country. He proposed amendment. He proposed that he was of a view that Pakistan must not indulge itself in any conflict, in any foreign alliance, or in any disputed territories. We will welcome with a cordial hearts to every country. We will not involve ourselves with in any country's dispute. हम लोगों का क्या लेना देना, हम लोग एक नए न्यू बॉर्न बेबी थे, हम लोग एक न्यू इंसेप्टेड कंट्री थे। अगर हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन पे, पॉलिटिकल सिचुएशन पे, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे अगर काम नहीं करते तो हम अपने आप को अलाइन करके जो है ना मतलब किसी के इन्फ्लुएंस पे ले आते। लेकिन 1954 में अगर आप देखते हैं तो ऑनवर्ड्स अलाइंड ईयर्स स्टार्ट होते हैं। 1954 ऑनवर्ड्स हमारे पास सीटो आता है। सीटो मीन साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है सेंटो। सेंटो मीन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं आपके बायलैटरल एंड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद द कैपिटलिस्ट जायंट व्हिच आर नन अदर देन यूएसए। ये 4 अलायंसेस हमने बनाई। ये 4 अलायंसेस की कुछ कॉस्ट हमने पे की, कुछ हमें बेनिफिट्स हुए। कॉस्ट में हमें क्या करना पड़ा? सोवियत फ्यूरी को सामना करना पड़ा, स्विस कैनाल क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा, और अरब क्रिटिसिज्म का हमें सामना करना पड़ा। जब हमने सीटो ज्वाइन की तो ऑटोमेटिकली हम लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ हो गए, क्योंकि दिस ट्रीटी वाज बेस्ड ऑन कि हम लोग एशिया में जो ग्रोइंग पेनिट्रेशन है, जो ग्रोइंग वाइड स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक है, जो कि चाइना, रशिया, कोरिया, वियतनाम, इजिप्ट के कंट्रीज थे, कम्युनिज्म में बहुत जल्दी जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इस वजह से जो है ना हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक से अपने आप को दूर बनाया। एक बराबर बेस थी जो कि हमने अमेरिका को दे दी, जिसने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। उस बराबर बेस पेशावर में से अमेरिकन फ्लीट उड़ता है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट उड़ता है, जो कि रशियन टेरिटरी के ऊपर जो है ना वो काइंड ऑफ जो है ना मतलब थोड़ा सा अपने आप को कह लो कि वो सर्वेलेंस कर रहा था। इसी वजह से रशिया ने उनको क्या किया, उनको फिर शूट डाउन किया, उनको नीचे किया, और पायलट को पकड़ा गया तो वो अमेरिका निकला। और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो जो एयरक्राफ्ट था वो बिदाबर बेस पेशावर में से उसने फ्लाई किया था।
इसी तरीके से स्विस कैनाल क्राइसिस है, स्विस कैनाल वाज नॉट पार्ट ऑफ इजिप्ट देन, इसके ऊपर जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट था, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस वाले ये कह रहे थे कि जी हम लोग जो है ना इस चीज को नेशनलाइज नहीं करने देंगे, वेयर एज इजिप्ट वाले ये कह रहे थे कि इसको हम लोग नेशनलाइज करेंगे। फिर इस पे वोटिंग होती है जिसमें 2 कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान ने अगेंस्ट वोट दिया और थर्ड में पाकिस्तान ने फेवर में वोट दिया, जिसकी वजह से हमें ये कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जब हमने सेंटो ज्वाइन की तो अरब की तरफ से भी हमारे पास क्रिटिसिज्म आया। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक हमें बेनिफिट्स मिले, एड्स मिले, ग्रांट्स मिले, और उसके बाद मिलिट्रीली हमें जो है ना रेस्क्यू किया गया, हमें टैंक्स दिए गए, हमें एयरक्राफ्ट दिए गए, GF-100 वो दिए गए, और वो हमें इसलिए मतलब मुफ्त में नहीं दिए गए थे, वो हमें ग्रांट पे दिए गए थे, लोन्स पे दिए गए थे, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। फिर कश्मीर को जो है ना एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड करार दिया गया, ये हमारे लिए बेनिफिट्स थे। ये 3 चीजें थी जो फर्स्ट डेकेड में अगर हम मेनली देखें तो ये चीजें हमारे पास आती हैं। अगर हम 1958 ऑनवर्ड्स देखें तो हमने गवादर परचेज किया ओमान से। 1960 में हम देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी है। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी एक लेंथी टॉपिक है जिसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने रिसेंटली भी देखा है जब पहलगाम का जो एक ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी में वाटर टेररिज्म का एक डिपिक्शन आई है इंडिया की तरफ से, वो जो उन्होंने स्टांस लिया है, तो हम इसको ना डिटेल्ड वीडियो में कवर करेंगे, या मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के जब मैं रिलेशंस कवर करवाऊंगा कि उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब सिर्फ मैं कंसाइज चीजों में मतलब बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंडो सीनो वार होती है इंडिया और चाइना की। उसके बाद 64 में हमारे पास बायलैटरल एग्रीमेंट्स आते हैं विद मुस्लिम वर्ल्ड। 65 में हमारे पास वॉर होती है नाजरीन। सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद 65 में हमारे पास वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वो 7 डेज वॉर चलती है और उसके मतलब दोनों पे सैंक्शन लगते हैं। 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये रशिया ने मेडिएशन की ऑफर दी थी हमें कि हम लोग जो है ना मतलब आपके बीच में वो करवाते हैं। फिर 1967 में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिसमें नॉन NNPT भी आता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी एक ट्रीटीज बनती है। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक मुख्तार रखा जाता है। 1968 में अयूब खान जो है ना वो जाते हैं, याया खान जो है ना मेन स्ट्रीम में आते हैं। फिर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से याया साहब गए, किस तरीके से अयूब खान आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1971 में आपके पास बांग्लादेश का एपिसोड होता है, बांग्लादेश क्रिएशन होती है। इसके ऊपर भी शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स भी थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। 1971 में कौन 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 स्टेक होल्डर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान वाज सेग्रीगेटेड। जब पाकिस्तान सेग्रीगेट किया गया तो उसमें कौन कौन से कल्प्रिट्स थे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे, कौन कौन सी फिगर्स थी जो रिस्पॉन्सिबल थी बर्थ ऑफ बांग्लादेश एंड सेसेशन ऑफ पाकिस्तान का, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि हम जब बांग्लादेश का जब वॉर बनती है तो बांग्लादेश में जो है 19,000 प्रिजनर्स, वॉर प्रिजनर्स बन गए थे हमारे सोल्जर्स। इसकी शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने उनको वापस करवाया था। इसमें कश्मीर का स्टेटस जो है मल्टीलेटरल से बायलैटरल किया गया। इसी तरीके से 1974 में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, इस्लामिक समिट मीनार होता है, जो कि भुट्टो साहब का एक लेगेसी जो उसमें कायम की गई। भुट्टो साहब ने जो प्रॉपर मुस्लिम वर्ल्ड को एक जगह पे इकट्ठा किया, उसकी चीज पर हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम लोग इस रिलेशन को कवर करेंगे। उसके बाद 1977 में अगर हम देखते हैं तो जिया साहब आते हैं। 1979 में 4 जुलाई को भुट्टो साहब की हैंगिंग की जाती है जो है ना मतलब। उसके बाद 1979 में अफगान जिहादी वॉर होती है और अफगान इन्वेजन होती है बाय द रशियंस। अच्छा, ये जब यूएसए के रिलेशंस कवर करेंगे, ये हम उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद 1988 तक कोई फॉरेन पॉलिसी में चेंज नहीं आता सिवाय अफगान जिहादी वॉर के। इस वॉर के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ड्रग कल्चर, गन कल्चर, रेफ्यूजीज का क्राइसिस,
और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस किया जाता है। हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी में रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट आता है, सेमिनरीज पब्लिकली मदरसे बनने लगते हैं, हमारे को मतलब रिलीजियस कार्ड को प्ले करके पाकिस्तानी सोसाइटी को मजीद डिवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर हम 1988 टू 1999 देखें, 1999 में हमारे पास जो है न्यूक्लियर सैंक्शंस लगते हैं, सीटीबीटी, एफएमसीटी, काउंटर टेस्ट बैन ट्रीटी, फिस्ट मिसाइल टेस्ट बैन, एफएमसीटी। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो 1996 में तालिबान की गवर्नमेंट आती है और 2001 में ग्लोबल वॉर ऑन टेरर होती है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। नाजरीन, ये सबसे लीथल, इसको 10 इयर्स वॉर कहते हैं 1979 वाली को, इसको 20 इयर्स वॉर कहते हैं। इसमें ड्रोन अटैक्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, पाकिस्तान को मलाइन किया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पाकिस्तान पे डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स लगाए गए, पाकिस्तान को इंस्टिगेटेड किया गया डिफरेंट स्टेजेस पे, उसको कॉर्नर किया गया और उसको उस पर ये सेफ हेवंस के लेबल लगाए गए। और उसके साथ भी बहुत सारी डिटेल में हम जब पाक अफगान के रिलेशंस को या पाक यूएसए के रिलेशंस को कवर करेंगे उसमें मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा। 2019 में अगर हम बात करें तो ये वॉर चलती है और फिर इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। इस्लामोफोबिया के बाद अगर हम देखें तो दोहा टॉक्स होते हैं, दोहा टॉक्स के बाद हम देखें तो अफगानिस्तान में से यूएसए का विड्रॉल होता है। तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज के मैंने आपको ये एक प्रेसाइज फॉर्म में पाकिस्तान की एवोल्यूशन बताई है 70 सालों में। इंशाल्लाह जब मैं रिलेशनिंग कवर करूंगा तब मैं इंशाल्लाह एक एक चीज को थोड़ा सा खोलूंगा और थोड़ा सा आपको स्टोरी भी बताऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे साथ ये जर्नी कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिशियल जर्नी करवाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारा जो कोर्स है वो आपके पास आ रहा होगा, उसको भी हमारे पास हमारे जर्नी पे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह 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 यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड इट विल बी वर्थ इट फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।